आजम जी, ऋचा जी तो कह रही हैं कि अगर कोई शख्स अगर तथ्यों को लेकर कोर्ट जाता है तो इसमें आपत्ति क्या है। इनको तो इतिहास का ज्ञान पूरा है। मृत्युंजय जी, सबसे पहले मुझे लगता है राजकुमार जी, मैं ऋचा आऊंगा जी को तो अगला सवाल आपसे। राजकुमार जी, एक बार आजम जी की बात सुन लो, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा जी। मुझे लगता है मृत्युंजय जी, ऋचा जी को जो भारत के आधुनिक राजस्व कानून है या जो संपत्ति कानून है उसकी जानकारी नहीं है। बहुत स्पष्ट अरे तौर से मैंने तो लिखा आपको है अपना वाद कि बता दिया ना, आप भी बात पे साढ़े बात आठ करिए सौ ना। सालों से जिसका कब्जा है, अभी आपने अपने रिपोर्ट में कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, यानी 850 सालों से वो मस्जिद खड़ी है और ये कह रही है वो सार्वजनिक स्थल है। 850 सालों से किसी व्यक्ति के पास है वो, तो सार्वजनिक स्थल कैसे हो सकता है? ये अपने आप में सिर्फ तथ्यात्मक तौर से तोड़ मरोड़ करने की कोशिश है। क्योंकि 850 साल जब भारत का कोई इतिहास, जब कोई कानून नहीं था, ना अंग्रेजों का कानून था ना भारतीय कानून था, उससे पहले से वो मुसलमानों के अधिकार में है, तो कहां से सार्वजनिक हो जाएगा? इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की जा रही है और इन्हें भारत के वर्तमान कानूनों की जानकारी नहीं है। संपत्ति के अधिकार तमाम ये कहते हैं अगर किसी का स्थायी बहुत दिनों से कब्जा है तो वो उसका है, कोई भी चीज हो। इवन हमारी अगर संपत्ति आपने 50 सालों 60 सालों से कब्जा आपके उसमें है, वो भी आपकी है। तब ये है, तो ये लेकिन क्योंकि सांप्रदायिक चीजें इन्हें खड़ी करनी है, अरे तो खड़ी कर सांप्रदायिकता रहे हैं। छोड़िए, बार बार कहा मुद्दे पे ये बात वही करिए, है, फैक्ट्स पे बात करिए, प्रसिद्धि पाने कानून की पे बात करिए, कोशिश है, संविधान पे ये बात करिए। प्रसिद्धि पाने की हर बात कोशिश पे है, हर सस्ती बात पे लोकप्रियता स्पेशल पाने प्रिविलेज की खोजना कोशिश बंद है करिए। और हिंदू भाजपा के लिए मुसलमान करना आपने शुरू किया है। सांप्रदायिक अगर तैयार की किसी जा को रही है। सार्वजनिक स्थल के भाजपा अवैध के कब्जे लिए को लेकर सवाल है तो वो सांप्रदायिक माननीय तैयार की न्यायालय जा में गया रही है। है, सार्वजनिक स्थल पर अवैध कब्जे को लेकर अगर किसी को सवाल है तो वो माननीय न्यायालय गया है। इसमें आपको इतनी दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आपको तो आदत है कि जाकर कब्जा कर लो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग तो कब्जा नीति पर विश्वास करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जहां दिखा खाली प्लॉट वहां पे समाजवादी पहुंच जाते थे, तो आप तो कब्जा करने के आदी हैं। भाई कोई नागरिक कब्जा करने तो गया नहीं है, उसे कोई अगर अपना सवाल है तो उसको लेकर माननीय न्यायालय के पास गया है। लेकिन वो ये कह रहे सार्वजनिक संपत्ति है। बताइए कितने अफसोस की ठीक है बात ऋचा जी, है। ठीक है आजम जी, ठीक है ठीक है। बहुत गर्मा गर्मी हो गई माहौल में। राजकुमार जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। कोई देखिए, आप ये बात तो मानेंगे कि एक ट्रेंड शुरू हो गया है। एक ट्रेंड तो है जिसको फॉलो किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में फॉलो किया जा रहा है। इस बात को तो मानना पड़ेगा, इस बात से कोई भी इस चीज को नहीं नकार सकता। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ट्रेंड में बस एक लोकप्रियता पाने के लिए ये चीज कर दी गई है बार बार। अगर मान लीजिए जो सुनवाई की तारीख आई है, अगर उस पर कोर्ट ही इस केस को रिजेक्ट कर देता है, फिर क्या होगा? तो फिर क्या ये कहना गलत नहीं है कि सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए इस चीज को किया जा रहा है? नहीं, देखिए हर व्यक्ति को अपनी इच्छा को अपनी जरूरत के अनुसार न्यायालय का आश्रय लेने की आजादी है। उन्होंने किसी प्रकार से कोई जगह पर कब्जा नहीं किया, किसी मस्जिद को तोड़ा नहीं। वो जाकर के कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है कि इसका सर्वे होना चाहिए। अब आपके चैनल पर बैठे मौलाना जी कह रहे हैं कि हमें इतिहास का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें ये बाबर का इतिहास बताना चाहते हैं, ये हमें औरंगजेब का इतिहास पढ़ाना चाह रहे हैं, हम राम और कृष्ण का इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं। मोहन भागवत की एक बात इन्होंने पकड़ लिया कि मोहन भागवत ने कहा हर मस्जिद में शिवलिंग ना ढूंढें, जबकि उन्होंने मोहन भागवत ने यह भी कहा, मोहन भागवत जी ने यह भी कहा था कि ये सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है। ये भी कहा था उन्होंने, दोनों बातें उन्होंने कही थी। मैं आपकी बात मैं कहता हूं, मोहन भागवत ने दोनों बातें कही थी। इसके अलावा मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति, हर मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे और इनको अपनी मूल धारा में आना चाहिए। तो मोहन भागवत की एक बात को तो इन्होंने, जो इनके काम की है उस बात को याद कर लेते हैं, और जो इनके काम की बात नहीं है उसको ये भूल जाते हैं। ये हमें बाबर और औरंगजेब का इतिहास बताना चाह रहे हैं, हम राम और कृष्ण का इतिहास की बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पर 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों की आबादी है। हम भी जानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी को आप देश से निकाल नहीं सकते हैं, इनके साथ ही रहना है। लेकिन केवल हिंदू ही इनके साथ रहेंगे और ये हिंदुओं के ऊपर पत्थर बरसाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, रामनवमी की यात्रा में पत्थर फेंकें। हर प्रकार से जहां पर ये 2-4 मुसलमान हो जाते हैं वहां 50 जाकर के बन जाते हैं। ये सारी स्थितियां देश के अनुसार, संविधान के अनुसार चलेंगे ना। संविधान केवल हिंदुओं के लिए नहीं है,
संविधान मुसलमानों के लिए भी है। जब संविधान की बात आती है कहते हैं हमारी पुस्तक में ये नहीं है, हमारे धर्म में ये नहीं है, तब इनको धर्म की बात याद आती है। जब हिंदू अपने धर्म की बात करते हैं तभी हमें संविधान याद दिलाते हैं। दोनों हाथ में लड्डू रखने से बात नहीं बनेगी। नाजिम जी, कहीं ना कहीं तो आपको टिकना पड़ेगा ना। नाजिम साहब जवाब देना चाहते हैं। नाजिम जी जवाब दे रहे थे आप। हाँ देखिए, मैं शास्त्री जी को और ऋचा सिंह जी को जवाब दूंगा, दोनों शांत होकर सुने, क्योंकि जब तर्क की बात आती है मैं इनसे पूछना चाहता हूं पहले कि गोस्वामी तुलसीदास जी वास्तविक थे या काल्पनिक थे। मैं पहला सवाल तो मेरा इनसे ये है, अगर है वास्तविक तो फिर ये जो हाजी नाजिम बात करे उन तथ्यों को ये मानना पड़ेगा इन लोगों को। अब सुन लीजिए, हाजी नाजिम ये कहता कि अभी बाबरी मस्जिद का जिक्र करा था ऋचा सिंह जी ने, तो ऋचा जी मैं आपके नॉलेज में एक बात डाल दूं, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का जिक्र आप करते, ऐसा कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाएगी। और देखिए उस काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, और उसी तरीके से संभल की जो बताते कि हरिहर मंदिर है, इसे तोड़कर यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनाई गई। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, उन्होंने कहीं भी अपने किसी भी ग्रंथ के अंदर जिक्र नहीं करा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पर देखिए बाबर ने या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। भाई देखिए, हम गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मानते हैं, इसलिए हम यकीन करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं जिक्र नहीं करा। अगर आप लोग अगर काल्पनिक मानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को, तो आप कहिए कि हाँ यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी को काल्पनिक मानते हैं। और दूसरी बात जो अभी शास्त्री जी एक बात कह रहे थे कि 20 करोड़ मुसलमान है, इनको हम भगा नहीं सकते। भाई ये हिंदुस्तान हमारा अपना है, हमारे अपने बाप का है, ये भारत जो किसी के बाप की जागीर नहीं है जो भारत के मुसलमान को कहीं भी भेज सकता। और रही बात ये जो अभी आपने कहा था ना शास्त्री जी, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, हम कभी शरीयत की बात नहीं करते मुल्क के अंदर, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि ये संविधान ही हम लोगों को हमारे अपने धर्म के मजहब के मानने की परमिशन देता है। आर्टिकल 25 इसकी पूरी बात कहता है कि हम अपने धर्म को फॉलो करो, लेकिन भाई हमने कभी शरीयत की बात करी नहीं करी। और लेकिन आप लोग इस तरीके का भ्रम, सुन लीजिए आप लोग इस तरीके का झूठा भ्रम फैलाते हैं देश के अंदर एक समाज के खिलाफ। सुन लीजिए, मैं अपनी बात शास्त्री जी मैंने बड़ी विनम्रता से सुना, अब मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं देखिए एक शेर के माध्यम से आपको बताता हूँ, हाँ एक शेर के माध्यम से सुन लीजिए। अरे चलती बंदूक के दहाने पे है, सुन लीजिए राजकुमार शास्त्री सुन लीजिए, चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे है। अरे शेर तो कम से कम सही पढ़िए नाजिम जी, शेर तो सही पढ़िए, शेर भी गलत पढ़। अरे मैंने तो कह दिया चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है। दहाने नहीं है, दहाने नहीं है, जाके चेक करिएगा घर पे। कोई बात नहीं, हमने तो कह दिया ना, आप समझ लीजिए। सही पढ़िए, सही तो पढ़िए, कम से कम टीवी चैनल पर बैठे हैं, जिम्मेदार टीवी चैनल है। वही तो कहता हूँ कि हम लोगों का इतिहास है, आप लोग गलत तथ्यों को मत पेश करिए। हम तो असली तथ्य पेश करते हैं। अरे संविधान की जाके प्रतियों को पढ़ लीजिए। साजिद देखिए, आपने सभी पैनलिस्ट का, मुझे अबुल कलाम आजाद साहब के वो सुनहरी शब्द याद आ जाते हैं, अबुल कलाम आजाद साहब के, जो कहा था कि ए भारत के मुसलमानों, आपको यहाँ भारत से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना आप लोगों के नहीं हो सकते। तो भाई हम तो वही मुसलमान हैं जिन्होंने हमारे बुजुर्ग ने इस मुल्क को साजिद आपने देखा संविधान की बात भी आ गई, कोर्ट की बात भी आ गई, अब सवाल तो यह है ना कि आखिर इसके बाद क्या होना है। देखो बात पता है क्या, अब ये मामला धार्मिक मामला है, देखो सभी की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे जहां तक लग रहा है कि थोड़ा एक लकीर खींचने की जरूरत है। बिल्कुल, अब सरकार चाहे उसके लिए एक अलग से विभाग बना दे, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो भी एक लकीर खींचेगी वो खींचेगी तो जरूर, क्योंकि अभी जैसे ही नाजिम साहब को जोड़ा वो बौद्ध वाला एंगल लिया है, हाँ, और कल को बौद्ध वाला कोई ऐसा आ गया तो फिर ये बवाल देश के लिए इतना खतरनाक हो जाएगा कि रोके नहीं रुकेगा। तो इसलिए कोर्ट को, अदालत को और ऐसे लोगों को भी जो भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, कम से कम या तो जगह देख लें, माहौल देख लें, और राजनीतिक दलों को तो चाहिए कि बहुत संयम बरतने की जरूरत है, और इसके लिए धर्मगुरुओं को भी आगे आने की जरूरत है। दोनों तरफ के जो भी लोग हैं, जो विवाद चल रहा है, आस्था का प्रश्न है, मथुरा का मामला हो या कहीं का काशी विश्वनाथ, पॉलिटिकल एंगल भी इस चीज में निकल के आ जाता है। फिर वो फिर क्या होता है, राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चीजों को करने लग जाते हैं। भाई अभी जाहिर सी बात है, राजनीति है तो नफा नुकसान की बात भी होगी, फिर वोट का मामला भी आ जाएगा।
इसी में चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं, फिर वो जनता के तो मैं आप ही से मुद्दे, पूछ रहा हूं कि रोजगार के मुद्दे, वो सब डिरेल हो जी, जाते हैं। तो मैं आप ही से फिर पूछ लेता हूं, देखिए अभी ऐसा नहीं, मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है, मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है, और उसके बाद आज ही मैं अवधेश प्रसाद का बयान सुन रहा था, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि मिल्कीपुर का उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी जीत रही है और 2027 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी जीत रही है और सरकार बना रही है। अब ऐसे माहौल में इस तरीके के बयान आ जाना, फिर वही है कि इस चीज को और ज्यादा पॉलिटिकलाइज कर दिया जाता है। चीज है, राजनीति है, राजनीति की जाएगी। हालांकि मिल्कीपुर एक छोटा सा ट्रेलर रहेगा, पूरी फिल्म जो है वो 27 वाली है। अब 27 में कौन से मुद्दे ज्यादा अच्छे तरीके से, कौन सा दल उनको जनता के सामने या बोलते हैं ना राजनीति की बिसात पे उसको बिछा पाएगा, उस वजह से थोड़ा माहौल बनता है। और विपक्ष अगर उन सारे मुद्दों को ले पाया जिनकी वो बात करता रहे मंच पे या मीडिया के उस पर, हालांकि कई बार होता यही है कि वो डिबेट में, टीवी डिबेट में, वो तमाम चीज़ों पे तो करते हैं, रोटी रोजगार और ये सारी चीज़ें, लेकिन जैसे असल मुद्दे का मामला आता है वो शायद कहीं उसे उठा नहीं पाते। बिहार वाला हो चाहे यूपी वाला हो, तमाम रोजगार आप देख रहे होंगे, बेरोजगार किस तरह की लाठीचार्ज हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और रहा दूसरा पक्ष का, जिनको ये सब चीज़ें मामला सूट कर रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा कम से कम चलो ठीक है, माहौल बना रहना चाहिए, लेकिन बात वही है कि एक लकीर खींचनी चाहिए, एक लकीर खींचनी चाहिए। वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं एक एक फाइनल कमेंट अपनी जितनी पैनलिस्ट हैं सबसे चाहता हूं कि ऋचा जी, एक चुनावी एंगल तो जुड़ जाता है, देखिए इसमें चाहे कोई भी मुद्दा हो, राजनीति बीच में आई जाती है और फिर वही है कि वोटों की राजनीति भी शुरू हो जाती है उसके बाद। देखिए चुनाव तो देश में होते रहते हैं और ये जी जी इसको सिर्फ चुनावी एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव में सरकार और पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी, हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं और हम उन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे। और अभी उपचुनाव के परिणाम आए हैं जिसमें जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है, तो इसने तमाम पटकथाओं को लिखना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी मैं एक बात जरूर अंत में कहना चाहती हूँ कि अभी नाजिम जी संवैधानिक हैं, हम लोग ये बात कर रहे थे, तो नाजिम जी अगर आप संवैधानिक हैं, और समाजवादी पार्टी से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा करते हैं तो आप संविधान में भरोसा करिए, कानून में भरोसा करिए। लेकिन संभल में भी माननीय न्यायालय के द्वारा जब कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे का आदेश दिया गया तो वहां पर क्या स्थितियां उत्पन्न हुई ये सबको मालूम है। तो आप कितना संवैधानिक संस्थाओं का बीजेपी संविधान को नहीं मानती है?